नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चने की, जहां पर दिल्ली में 7,000 के लेवल्स यहां पर टूटते हुए नजर आए हैं। एमएसपी के अब 10 से 15% ऊपर चने के प्राइसेस हैं। यहां से अब कहां जा सकते हैं भाव, जिस तरह की प्रोक्योरमेंट सरकार करना चाहती है, क्या वो कर पा रही है, इन सब पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर वो जोरदार तेजी अब थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आई है। क्या है फंडामेंटल्स, किस तरह की है मांग, उस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर पूरा ध्यान अब सितंबर की फेड मीटिंग पर है कि वहां पर क्या होगा और जो वो प्रोबेबिलिटी है कि क्या रेट में कटौती आ सकती है या नहीं, उस लिहाज से हम यहां पर सोने चांदी में मूव्स आता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी अमित खरे और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सोने चांदी पर बात करने के लिए कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा। लेकिन शुरुआत यहां पर चने के साथ करेंगे। और सुनील जी, आप चने को शायद सबसे बेहतरीन जानते हैं इंडियन मार्केट्स में, जिस तरह की पॉलिसीज है या जिस तरह के प्राइस मूव्स यहां पर बनते हुए हम देखते हैं। अब जिस तरह की तेजी हम देख चुके हैं, 7,000 का मार्क काफी लोग मान रहे थे कि हम निकलता हुआ देखेंगे। 72-75 तक की भी बातें अब यहाँ पर एक्चुअली बाजार में हो रही हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जहाँ पर चने के प्राइसेस हैं, ये एमएसपी से कितना ऊपर ऑलरेडी है और यहाँ से और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन आपको है? जी मनीषा जी, 7,000 के भाव जरूर निकले हैं, लेकिन वो लॉरेंस रोड में निकले हैं। जी। लॉरेंस रोड में दिल्ली के भाव जो 7,000 पार हुए हैं। मंडियों के भाव करीबन 65 रुपए हैं, जिसको हम कहेंगे कि 1,000 रुपए की तेजी एमएसपी से ऊपर है, जब कोई करीबन 20% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपके चैनल पे पहले भी बोलता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हमें पता चला कि बिजाई कम है, हमने सरकार को इसके प्रति आगाह किया, सरकार ने मटर खोला। उसके बाद जो ही हमें पता लगा कि वेदर कंडीशन सही नहीं होने की वजह से यील्ड में कमी है, तो हमने सरकार को जाके वापिस वास्तु स्थिति का अवगत कराया और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इंपोर्ट की ड्यूटी को जीरो किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 10 लाख टन चना आने की करीबन स्थिति बन चुकी है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि मटर में 5 से 7 लाख टन चना जो है वो चने की तरफ डाइवर्ट होगा, तो करीबन हम 15 से 17% का हम भरपाई ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने आपके पिछले शो में भी आपने पूछा था कि कहाँ तक तेजी जा सकती है, मैंने कहा कि जो सरकार ने स्टेप उठाया उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि दिल्ली 75 या 74 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो 10% की जो कमी है वो इतनी बड़ी कमी नहीं है, उसको कंपनसेट अब जो है डिमांड कम होके हो जाएगा। यदि चने के भाव 70-72 से ऊपर रहते हैं और दाल यदि 110 रुपए रिटेल में बिकती है, तो कंज्यूमर जो है वो सस्ती चना दाल होती है, चना दाल नहीं खा के मटर दाल खाने लगेगा, मसूर दाल खाने लगेगा, दूसरी दालों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा, क्या सरकार अब मटर परचेज करके मटर भारत दाल में देगी? क्या मसूर दाल भारत दाल में देगी? यदि वो वहाँ देती है तो कहीं न कहीं कंपनसेट हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊँगा, जी। क्योंकि तेजी जो आनी होती है कम सप्लाई की, वो या तो टाइम लिमिट में आती है या फिर बड़े टाइम लिमिट में आती है। चूँकि आजकल ज़माना जो है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया है, सबको पता चल गया है, कंज्यूमर को भी पता चल गया है, कंज्यूमर भी अपना 3 महीने आगे का माल रख लेता है, मिलर भी ये सोचता है कहीं मुझे बाद में माल मिले नहीं मिले, 3 महीने आगे का माल रख लेता है। तो मुझे लगता है इसके चलते ये ज़्यादा या जल्दी इफ़ेक्ट आ गया और जो चने के भाव जो 72 रुपए दिल्ली बन चुके थे, वो बन चुके हैं और हमने ये देखा है कि 2 दिन में शायद कुछ सॉफ्ट भी हुआ है, जो द 200 रुपए की वापस मंदी आई है। आज के भाव चने के 7,000 7,025 दिल्ली है, मंडियों के भाव 64 से 66 रुपए। ऑल राइट। आप सरकार की बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार के पास अब विकल्प है, भारत दाल में तो मटर और मसूर को लेकर भी है, प्रोक्योरमेंट के लिहाज से भी है। लेकिन जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है, जो ओपन मार्केट में उन्होंने खरीदारी की यहाँ पर बात की है, उस नंबर्स को और उस विकल्प को कैसे देखते हैं आप? सरकार के पास मसूर और मटर दाल जो है, लेकिन जहाँ तक चने की बात है, चना मैंने फिर बोला, चूँकि चने के भाव यदि सरकार बढ़ाती है भाव, सरकार ने 5900 के भाव एमपी में खोले, मंडियों के भाव 6100 हो गए, सरकार ने 6,000 खोले, मंडियों के भाव 6200 हो गए। तो ये सरकार भी इस बात को समझती है, इसलिए इन्होंने अब भाव को बढ़ाना बंद कर दिया है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हम चना खरीदने के ध्यान करने के बजाय, हमें मटर और मसूर दाल पे फ़ोकस करना चाहिए और वो जो है हमें गरीबों की थाली तक पहुँचाना चाहिए। हमें सबको देखना है, हमें इंडस्ट्री को देखना है, हमें उपभोक्ता को देखना है, हमें किसान को देखना है, हमें गरीब तबकों को देखना है। सप्लाई होनी चाहिए, ये व्यापारियों का एक दायित्व है, लेकिन सप्लाई करना व्यापारियों का दायित्व है। प्रोडक्शन यदि कम है तो भाव बढ़ते हैं
उसमें व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं फिर व्यापारियों को भी अपील करूंगा, मिलर को भी अपील करूंगा, वो बेवजह चने का स्टॉक नहीं करके सप्लाई की तरफ ध्यान दे, सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा बनाने में, सुगम बनाने में सहयोग दे। ओके। एक फाइनल सवाल अब यहाँ पर सुनील जी, और वो ये है कि सभी सेक्टर्स को ये लग रहा है कि एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए, नई सरकार यहाँ पर वापस आ जाए, उसके बाद काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस हम अक्रॉस सेक्टर यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी हद तक पल्सेस वालों को, गेहूं वालों को, चावल, टेक्नोलॉजी वालों को, आईटी, सभी को ये लगता है कि कुछ नया यहाँ पर सुनने को मिलेगा। दालों के सेक्टर को, जहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न थ्रू आउट द ईयर रहा है प्राइसेस को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, आपको क्या लगता है अगले महीने हम क्या सुन पाएंगे यहाँ पर पॉलिसी के लिहाज से? सरकार के पास ज़्यादा करने को कुछ नहीं है, जो अब मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ लगभग वही है, या तो भारत दाल में मसूर या मटर दाल दें। यदि सरकार स्टॉक लिमिट लाती है, तो मुझे लगता है वो सप्लाई तोड़ने के लिए होगा। सप्लाई हमेशा एक बार उसके लिए मंदी आएगी, लेकिन बाद में सप्लाई टूट जाएगी। मुझे ये लगता है यदि सरकार स्टॉक लिमिट सोचती भी है, तो 75 से ऊपर भाव जाते हैं और कहीं अगस्त सितंबर में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टॉक लिमिट यदि सरकार लाती है, तो सप्लाई को बढ़ा सकेगी। क्योंकि हमें जो कंसर्न रहेगा वो अगस्त और सितंबर 2 ही महीना चने को लेके रहेगा। अक्टूबर ऑनवर्ड तो हमें तंजानिया, अफ्रीका देशों का और फिर ऑस्ट्रेलिया का चना हमें इम्पोर्ट के रूप में मिलने लगेगा। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मई और जून कम रहती है डिमांड, डिमांड चने दाल की बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा बोला कि सबको ऐसा लगता है कहीं बाद में चना मिले नहीं मिले, तो 3 महीने आगे का स्टॉक कंज्यूमर भी कर रहा है, उपभोक्ता भी कर रहा है। हम अपने घरों की बात करें तो घर में भी जब हम टीवी पे देखते हैं कि चने की फसल कम है, तो हम 2 महीने 3 महीने आगे की दाल ले आते हैं, बेसन ले आते हैं। तो ये एक मानव स्वभाव है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ज़्यादा तेज़ी आ गई है। आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की इसमें कोई आवश्यकता। ओके सुनील जी, एक फाइनल क्वेश्चन और डाल लेती हूँ यहाँ पर, और आपके हर आंसर में आप कह रहे हो जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो सुनना अच्छा है क्योंकि आप ये सारी चीजें दोहरा रहे हैं और क्लियरली बाजार उस लिहाज से गए भी हैं। आप कहेंगे जो हायर प्राइस था ज्यादातर दालों में, अब वो बन चुका है? जी, बिल्कुल मैं कहूँगा, जहाँ तक तुअर का कहूँगा, मानसून बढ़िया दिखाई दे रहा है। हम्म। यदि अच्छा मानसून हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि 2 महीने बाद हम्म। हमें हमारा किसान जो है इतनी तुअर की बिजाई करेगा कि हमें बाद में फरवरी-मार्च में जाके ये लगेगा कि तुअर के भाव जो हैं किसानों को अच्छे कैसे मिले। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊँगा और प्रे ओके। करूँगा कि अच्छे मानसून आ जाए, बस हमें एक ही चीज़ की चिंता है कि हमारा वेदर कंडीशन अच्छा रहे। हम्म। बाकी हमारे किसानों पे, हमारे मिलर पे, हमारे व्यापारी पे, हमारे ट्रेडर पे हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छे भाव में सुगम सप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू बहुत ज़्यादा सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। तो क्लियरली मॉनसून पर काफ़ी कुछ इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ महंगाई की तरफ से है कि दालें शायद अपना हाई पॉइंट यहाँ पर बना चुकी हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी दालें आ जाएंगी, भारत में भी यहाँ पर बुआई शुरू हो जाएगी, तो अगला साल यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद भी है। अमित, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर को? अभी तो हीट वेव है, लेकिन मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, और जहाँ तक दालें हैं, खाने के तेल हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आपका क्या व्यू है? जी मनीषा जी नमस्कार। जैसा कि मैं अभी दिल्ली चना का चार्ट अभी लाइव देख रहा हूँ, तो अभी 7,025 के आसपास इसका भाव है। इसका लास्ट डे का जो सपोर्ट है वो 6900 है, तो मेरे को लगता है 6900 का लेवल जब तक ये होल्ड कर रहा है तो 74 के लेवल भी इसमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे को लगता है 10 से 15 दिन अभी तेजी चने दाल में और बनी रहेगी। और अगर अदर कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि देखा जाए तो सोया ऑयल जो है वो 91.5 के आसपास अभी फिजिकल में ट्रेड हो रहा है। सरसों भी 6025 के आसपास है, तो इसमें भी एक बॉटम बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यहाँ से कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। सोया ऑयल पोर्ट जो है वो 91.5 का मेरे को लगता है 96 या 97 के आसपास तक आ सकता है। वहीं पर सरसों का जो अभी भाव है 6025 रुपये के आसपास, ये भी ऊपर में बढ़ के 6400 के आसपास हो सकती है। तो ओवरऑल जो है तेजी दालों के साथ साथ जो है सरसों और सोया ऑयल की कीमतों में भी देखने को भी नियर टर्म में मिल सकती है। ऑलराइट, तो सरसों, सोया तेल और साथ ही साथ यहाँ पर दालों की कीमतों में आगे अगले 10-15 दिन यहाँ पर तेजी वाले रह सकते हैं। साथ ही अमित, यहाँ पर आप बाकी जो लिस्टेड कमोडिटीज़ हैं जैसे कि मसाले हैं, गुआर है, कैस्टर है, हल्की सी बढ़त अगर मई के महीने को देखें तो ये पॉजिटिव महीने के तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या सेंस है? मसालों में देखा जाए तो टीएमसी अभी सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को चार्ट पे नजर आ रही है। 19,200 के
के आसपास जून वायदा टीएमसी में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 18,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है 20,200 और आगे चल के शॉर्ट में 22,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जीरे में अभी जो है करंट स्ट्रक्चर लग रहा है कि एक बार के लिए टॉप आउट मार्केट हो चुका है, तो थोड़ा सा खरीदारी से इसमें बचना चाहिए। आज अगर भाव 29,000 रुपए के नीचे बंद होते हैं जून वायदा, तो इसमें लगता है 27,000 तक के भाव भी आगे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूं तो 7500 इसका एक अच्छा बेस अभी जून वायदा का लग रहा है। 7500 के आसपास फ्रेश खरीदारी इसमें करनी चाहिए। 7300 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 7700 7800 के टारगेट वापस रखे जा सकते हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स एक रेंज बाउंड अभी मेरे को नजर आ रहा है, ऊपर में 5600 और नीचे में 5300 रुपए, ये रेंज है। 5600 के आसपास मुनाफा बुक करें और 5350 के भाव अगर वापस फिर से मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स फ्रेश एंट्री ग्वार शेयर में भी कर सकते हैं। जी मनीषा जी। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। एग्री की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन नॉन एग्री में जिस तरह की उठापटक है, सोने के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, मेटल्स में क्या स्ट्रैटेजी हो, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात अब हम यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, जहाँ पर यह हफ्ता मुनाफा वसूली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। धर्मेश, सबसे पहले सोना आपको ऑन द चार्ट्स कैसा लगता है, क्योंकि मोर देन $100 अब हम यहाँ पर गिरावट दे चुके हैं इस हफ्ते के ऑल टाइम हाई से। देखिए, सोने ने एक हेल्दी करेक्शन दी है। जो एंटिसिपेशन थी, कंटिन्यूसली मार्केट ने काफी अच्छी रैली दी थी और लाइफ टाइम हाई पे मार्केट छू चुका था। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग था, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अभी मार्केट में ईज हो रहा है। तो ये करेक्शन मैं एंटिसिपेट कर रहा था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये करेक्शन जारी रह सकता है। डोमेस्टिक मार्केट से अगर कंपैरिजन करें इंटरनेशनली, मुझे लगता है कि $2310 $2315 काफी अच्छा लेवल है। मार्केट एक बार वहां पे छू सकता है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि 70,800 से लेकर 70,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। वो एक बढ़िया लेवल होगा जहां पे आप फिर से निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई बहुत लैग पीरियड होता है, मार्केट एकदम फ्लैट हो जाएगा। बट जो तेजी आपको देखने मिल सकती है अक्टूबर, वहां पे जब इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी काफी बढ़ेगी और एंटिसिपेशन है कि इंटरेस्ट रेट काफी स्टीप करेक्शन भी आ सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तेजी बहुत लंबी आ सकती है। तो मैं सजेशन दूंगा स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे बिकवाली करे, बट जो फंडामेंटल बायर्स है वेट एंड वॉच करे और अराउंड 70,000 के लेवल्स के नीचे अगर आता है तब 70,500 के लेवल्स पे आता है तब बाकी बाय करे। पर स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे बिकवाली करे, टारगेट 70,800 टू 70,500। धर्मेश, साथ ही चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि चांदी ने मई के महीने में सोने को आउट परफॉर्म किया है। 10% की तेजी के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर जो करंट लेवल्स हैं जो कि 90,000 के ऊपर के हैं, 91,000 के आसपास के, यहाँ से क्या करने की राय है? देखिए, शुक्रवार है, वीकेंड है और मार्केट में मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली ऑन द शॉर्ट साइड देखने मिला है, ना कि बाइंग साइड में आ रहा है। फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिल रही है। अगेन ये सोने को फॉलो करेगी, बट अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो सोना लाइफ टाइम हाई पे है, जबकि चांदी जस्ट $30 अभी ब्रीच किया हुआ है। इसका लाइफ टाइम है अराउंड $50, तो इसमें काफी हाई क्षमता है ऊपर जाने की। बट करंटली एंटिसिपेट करिए कि यहाँ पे मुनाफा वसूली फिर से आ सकती है और अराउंड 88,500 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 8,000 रुपए का प्राइस में एक गिरावट देखने मिली है और ये गिरावट जारी रह सकती है। अगेन ये एक हेल्दी करेक्शन है, तो स्पेक्युलेटर्स करंट लेवल पे भी बिकवाली करिए। 92,000 का स्टॉप लॉस है, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, बट डाउन साइड 90,000 से लेके 88,500 तक के लेवल्स आपको एक या 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। तो दोनों सोने और चांदी में बिकवाली की सलाह दूंगा, बट स्पेक्युलेटर्स इसमें हावी रहे, स्टिक स्टॉप लॉस के बिना इसमें काम ना करें। जी हाँ, एब्सोल्युटली। काफ़ी वॉलेटाइल सोना और चांदी दोनों ही एज अ कमोडिटीज़ रही हैं, लेकिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। और जैसे कि कहा जा रहा है, धर्मेश कह रहे हैं कि आज का दिन एक और मुनाफा वसूली के काम जा सकता है। अगले 4-5 दिन एटलीस्ट थोड़ा सा प्रेशर बरकरार रह सकता है। हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा भी हैं। मनोज जी नमस्कार। और आप लगातार कहते रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आनी चाहिए, नए हाइज बनेंगे, उससे पहले कुछ प्रॉफिट रेटिंग आएगी, और वो हमने यहाँ पर बनते हुए देखी भी है। अब जैसे धर्मेश कह रहे हैं कि 2310 तक के लेवल्स तक ये मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, अभी जो राइट नाउ गोल्ड में जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन का है। और जियो पॉलिटिकल टेंशन में जैसे कि अभी अब इजराइल का मामला आप जब देखें तो वहाँ पे कंट्रियां अब बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं जो कि फिलिस्तीन को अब रिकॉग्नाइज कर रही है। जैसे ट्यूसडे को स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, ये लोग ने भी रिकॉग्नाइज किया। आपने देखा होगा G20 में से 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर और एक ऐसा माहौल बन रहा है पूरा, जो इजराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब एक पॉलिटिकल टेबल पे बैठे हैं और इसको रिजॉल्व करें, और उस तरह का माहौल बनता जा रहा है। ये माहौल अगर अच्छे से बन जाता और अगर उसको और स्लो डाउन होता है
तो उससे गोल्ड में प्रेशर और देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ एक बात है कि जो ताइवान का इशू है वहाँ मामला अभी भी थोड़ा गर्म है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट यूएस ने बोला है कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे। तो और साथ में मिलिट्री इश्यूज जो है वो चाइना ने ताइवान के आगे और डालने शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ थोड़ा माहौल गर्म है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है इन सब बातों से कि जियो पॉलिटिकल जो प्रीमियम है वो कम से कम $100-150 और यहाँ पे है, क्योंकि ये कम होना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो अब जहाँ तक फेड के इंटरेस्ट रेट की बात है, वो मैं हमेशा से बात करते आया हूँ कि ये हायर फॉर लॉन्गर रहेगा। अब तो और लॉन्गर रहने की पूरी आशंका है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है। जहाँ अभी इंटरेस्ट रेट कट होने की बात थी, अब कुछ ऐसे भी फेड के मेंबर्स हैं जो बढ़ाने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल फेड रेट कट करेगा। यूरोप में भी आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो उनका रिक्वायर्ड था कि 2% या उसके नीचे आए, तो वो जब तक नहीं आता है तब तक यूके और यूरोप में भी मेरे को इंटरेस्ट रेट कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कूलिंग डाउन ऑफ द गोल्ड रेट्स ज्यादा यहाँ से $100 और देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस की जियो पॉलिटिकल टेंशन कोई और नया ना खड़ा हो जाए, या स्पेशली ताइवान की जगह पे कुछ ना खड़ा हो जाए। नहीं तो आप $2200 के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो एज ऑफ नाउ 2320-2330 के बीच में कारोबार है। यहाँ से $100-150 यहाँ पर गिर सकता है अगर जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा हम ठंडा होते हुए नजर आए, या फिर ये जो रैली है, जो ये स्ट्रिंग ऑफ मुनाफा वसूली है, ये कुछ और यहाँ पर चले तो। मनोज जी, साथ ही साथ यहाँ पर खरीदारी पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। अब इस हफ्ते किस तरह का हाल रहा और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी? अगर जैसे धर्मेश भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली और आ सकती है, तो ये हफ्ता कैसा रहा इंडियन खरीदारी के लिहाज से, और अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जहां तक ज्वेलरी की खरीदारी है, गोल्ड ज्वेलरी की, वो थोड़ा नम सा पड़ा हुआ है, क्योंकि कभी भी जब वॉलेटाइल मार्केट होता है ना, तो कंज्यूमर जो होता है बहुत कंफ्यूज होता है। खासकर गिरते हुए में तो और तकलीफ आती है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और ज्यादा नीचे गिरेगा, और ज्यादा नीचे गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि ये भाव स्टेबल ना हो जाए तब तक मार्केट में खरीदारी नहीं आएगी। सामने कोई वेडिंग सीजन भी नहीं है, और जो लोग नॉर्मल खरीदारी करने जाते हैं वो इंतजार करते हैं गोल्ड जब स्टेबल होने लगता है या गोल्ड थोड़ा चढ़ने लगता है, तब भी गोल्ड खरीदने लोग आते हैं कि और गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा। लेकिन अभी डाउन है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये वीक अभी नरम जाएगा, और लोग को इंतजार भी करना चाहिए अगर गोल्ड रेट के हिसाब से देख रहे हैं तो। लेकिन ज्वेलरी की खरीदारी अगर आप फैशन के हिसाब से खरीद रहे हैं, अपने पहनावे के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप कभी भी खरीद कर सकते हैं। फेयर पॉइंट। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, जैसे कहा गया कि शादियों का अभी सीजन नहीं है इस साल में, एक्चुअली शादियां कम भी हैं और टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर हैं। जो मेजर शादियों के जो दिन हैं वो नवंबर दिसंबर में है, तो यानी कि ये पूरा साल थोड़ा सा सुस्त उस लिहाज से यहाँ पर निकलने वाला है। तो ये तो बात हुई सोने की, जहाँ पर कुछ नरम डिमांड हमने इस हफ्ते बनते हुए देखी है और गिरते प्राइसेस में कम ही लोग खरीदते हैं, तो वो भी एक ट्रेंड यहाँ पर रहेगा। लेकिन धर्मेश, मेटल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मई का महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अभी तक। डिप्स पे खरीदारी हमने यहाँ पर मेटल्स में फिर से लौटते हुए देखी है। अपने हाई से ऑफकोर्स थोड़ा सा नीचे अभी भी है, लेकिन इन करंट स्तरों पे स्पेशली कॉपर के लिए क्या करने की राय है? देखिए, कॉपर की बात करें तो कॉपर भी एक अच्छी खासी रैली प्राइस में देखने मिली है। पिछले साल ऑलमोस्ट 700 की कमोडिटी आज 900 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी तेजी आ चुकी है, और अगर आप देखें ये हफ्ते में आपको एक अच्छी खासी डिप भी प्राइस में देखने मिली, और जाके प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपए की करेक्शन आ चुका है। तो आज शुक्रवार है, मार्केट स्टेबल होगा, बट आगे चल के मुझे लगता है कि करेक्शन जारी रह सकता है, क्योंकि अभी फंडामेंटल इसमें कोई बाइंग दिखेगी नहीं मुझे। मार्केट ने जो रैली करनी थी कर चुकी है। इतनी बड़ी रैली एज अ बेस मेटल अगर आप देखिए तो इन्फ्लेशन काफी पिकअप हो सकता है, क्योंकि ये एक मेजर कमोडिटी है जो अराउंड द वर्ल्ड इंडस्ट्री के लिए यूज होती है। अगर ये कमोडिटी 20 से 30% मूव होती है एक साल 10 साल, प्लस डॉलर ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं कंट्री की कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फंडामेंटली मार्केट टॉपिश हो चुका है। उछाले पे बिकवाली की सलाह रहेगी मेरी। मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अराउंड 895 से लेके 896 के लेवल पे आप बिकवाली करें। 900 का स्टॉप लॉस है, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप मेंटेन करें इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। फिर से 880 से 870 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी मुझे लगता है कि मार्केट में ओवरबॉट पोजीशन है प्राइस, और 1 से 1.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा, और यहाँ पे डिप आने की गुंजाइश काफी हाई है। साथ ही साथ धर्मेश, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये हफ्ता इन द नेगेटिव साइड है, 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर दोनों ही क्रूड वैरायटीज में है। क्या और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है यहाँ से?
ये तो मेरी फेवरेट कमोडिटी है। इनफैक्ट कंटिन्यूसली मैं लास्ट 3-4 हफ्ते से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। इलेक्शन सबसे मेन कंसर्न है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो ये क्रूड को ऊपर लेके जाएंगे तो इलेक्शन हारने की गुंजाइश काफी हाई हो जाती है। बट फंडामेंटली मार्केट में कोई तेजी है नहीं। अगर आप आगे के 3 महीने देखें, बैकवर्डेशन में है। जो रिस्क प्रीमियम चाहे $5 से $7 का जो पिछले महीने आपको देखने मिला था और प्राइस ऑलमोस्ट ब्रेंड 90 तक चला गया था, तो वो ऑलमोस्ट ईज हो चुका है। तो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि अभी प्राइस यहाँ से अराउंड $75 WTI और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट 200 से 300 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। $72-71 काफी अच्छा लेवल है बाइंग और सेलिंग दोनों कंट्री के लिए। जो कंज्यूमर कंट्री है और जो प्रोड्यूसर कंट्री है वो दोनों खुश रहेंगे अगर 70 से 75 का लेवल्स यहाँ पे टिका रहेगा। तो सेलिंग की गुंजाइश है मेरी और एक्सपेक्ट करूंगा 7100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से भी मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। और जैसे धर्मेश ने कहा कि काफ़ी समय से शोज़ पर वो कह भी रहे हैं कि वो बेरिश हैं कच्चे तेल पे, और कच्चे तेल में इसी हफ्ते हमने 4% की गिरावट भी आते हुए देखी है। बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप भी कमोडिटी बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पेशकश लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करना है, साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह देनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का भी जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ सीखने का अनोखा मौका। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक पर। सोना